चलिए, पिछले दिन तक हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम लोग डिफाइन करना शुरू किए थे। आज फिर से हम वहीं से बातों को शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पिछले दिन तक जो आप लोग गोलीय दर्पण में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? कहे थे कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस भाग को हम एक तरफ से रचित कर देते हैं तो दूसरा तरफ परावर्तक सतह होता है। और यदि परावर्तक सतह अवतल सतह हो तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि परावर्तक सतह उत्तल सतह हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे? उत्तल दर्पण कहते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो इंपॉर्टेंट बात थी क्या? तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले को हम लोग क्या करते हैं कि काटते हैं। होना क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बाहर वाला जो उभरा हुआ सतह है जिसे हम लोग उत्तल सतह कहते थे, और अंदर से जो धसा हुआ सतह है इस सतह को क्या कहते थे? अवतल सतह। अगर उत्तल सतह को रचित कर देंगे तो अवतल सतह परावर्तक बनेगा और प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि हम अवतल सतह को रचित करते तो उत्तल सतह परावर्तक सतह होता, और इस स्थिति में दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते। आपको क्या बोले थे कि भाई ये जो दर्पण होगा, ये दर्पण इस तरह के कुछ गोले का जो है सो एक भाग रहा होगा, इस तरह के गोले का एक भाग रहा होगा, और इसी गोले का जो केंद्र होता है इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के भाग के जो केंद्र होता है इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इसे सी से निरूपित करते थे। और जो दर्पण का आपका मध्य भाग होता था इस मध्य भाग को ध्रुव कहते थे और इसे पी से निरूपित करते थे। आपको मैं और क्या बताया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, एक अनंत लंबाई की रेखा जो ध्रुव से मिलाएगी किसको? वक्रता केंद्र को। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते थे भाई? इस रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? इस रेखा को हम लोग बोलते थे क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते थे। और इस मुख्य अक्ष के साथ आपका ये जो बिंदु होता था जिसे हम लोग क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र बोलते थे। और वक्रता केंद्र के साथ साथ जो दर्पण का मध्य बिंदु होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे? ध्रुव पी कहते थे। इतनी चीजें हम लोग अभी तक जान चुके थे इसके बारे में। अब आज की कहानी इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, और इस आगे के कहानी में आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है क्या कि अब यहां पर आप देखिएगा कि फोकस को हम लोग देखेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण का फोकस, ये फोकस क्या होता है। तो कहता है क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या भाई? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतीत होती है। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उसी बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। अब देखिएगा कि फोकस कहते हैं, फोकस को कैपिटल एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। दर्पण अपने पास दो तरह का है, एक तो है आपके पास अवतल दर्पण और एक दर्पण है आपके पास क्या? उत्तल दर्पण।
तो इस दोनों ही प्रकार के दर्पण में देखिएगा कि होता है क्या कि परावर्तन के दौरान एक का फोकस वास्तव में मिलता है और एक का फोकस जो है सो आपको मिलता हुआ क्या होता है, बस प्रतीत होता है। तो इस दोनों स्थिति में देखिए कि चीजें क्या हो रही है, जो जरा सा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो हम लोग लेते हैं क्या, यहां पर एक अवतल दर्पण सबसे पहले। कि इस अवतल दर्पण का आप हर एक पद का पहले तो नामकरण कर लें कि ये है अगर आपका अवतल दर्पण, तो इसके ठीक मध्य भाग में दर्पण का ध्रुव होगा जिसे हम लोग P से निरूपित करेंगे, और इस ध्रुव से एक रेखा आएगी जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, और इसी मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा जिस बिंदु को हम लोग वक्ता केंद्र C कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा आए, अगर इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के कोई समानांतर रेखाएं, कोई भी समानांतर रेखा आएगी, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगी कि एक बिंदु पर मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कुछ ऐसे आती है और ये रेखा जो है कुछ ऐसे आती है, और भी आप रेखा अगर डालिएगा तो ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु का नाम हम लोग क्या रखते हैं, फोकस रखते हैं। कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिली उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस। अगर मान लीजिए कि ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है और अगर ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण रहे, अगर ये आपका उत्तल दर्पण रहे, तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि ये उत्तल दर्पण रहेगा, तो उत्तल दर्पण का जो है तो आपका ध्रुव ये हो जाएगा दर्पण का मध्य भाग, और ये जिस गोले का बना होगा वो गोला कुछ ऐसा गोला होगा, तो इसका केंद्र भी कहीं ना कहीं इधर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक और ये इंपॉर्टेंट बात होती है क्या कि अवतल दर्पण का जो वक्ता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने में, लेकिन उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र हमेशा किधर होगा, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे होगा। आप देखो कि इस पर अगर हम लोग समानांतर प्रकाश की किरणें डालते हैं तो समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे, समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी ऐसे, लेकिन ये किरणें जो है तो परावर्तन के बाद आपको किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लो कि अगर इधर हम बात करें तो ये ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी, और वास्तव में जो इसका परावर्तन होगा ये परावर्तन कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये दूर भाग जाती है। इसीलिए इसी गुण के कारण आप ध्यान दीजिएगा कि एक दर्पण को जो है तो अभिसारी बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है, अपसारी। तो अगर आपको याद हो किरण पुंज का परिभाषा, तो किरण पुंज हम लोग दो तरह का पढ़े थे। एक किरण पुंज ऐसा जो एक बिंदु से निकलती है और बहुत चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, अपसारी। और बहुत चारों दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर मिल रही है तो उसे क्या बोलते थे, अभिसारी। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये प्रकाश की किरणें फैल करके इधर चारों तरफ से आई और एक बिंदु पर क्या हो गई, मिल गई। तो एक बिंदु पर जब मिल गई तो इसीलिए इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को कैसा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और इसमें देखिए कि प्रकाश की समानांतर किरणें आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ये क्या हो रही है, वास्तव में फैल जा रही है। इसीलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और अपसारी दर्पण में प्रकाश की किरणें फैल गई, लेकिन किसी बिंदु पर ये मिलती हुई लगती है, जिस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखना कि किसी भी गोलीय दर्पण में फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को कहा जाता है क्या, फोकस दूरी। बात समझ में आ रहा है? इस दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा कि अगली बात है क्या चीज आपकी, तो अगली बात जो है आपकी वो है क्या, फोकस दूरी की। और फोकस दूरी में अगर हम लोग बात करें तो फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं तो इसमें कहा क्या जाता है कि जो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी है, इस फोकस के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से निकालेंगे, डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, फोकस दूरी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि एक और चीज होता है क्या आपका, एक और टर्म होता है क्या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वक्रता
त्रिज्या, इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और कहेगा क्या कि वक्रता केंद्र से जो दर्पण की ध्रुव की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी, इस वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इस उत्तल चाहे अवतल दर्पण में क्या होगा भाई, तो इसका एक ध्रुव होगा ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु बोलते हैं। और इस ध्रुव से आप देखिएगा कि इस ध्रुव से, इस P से इधर कहीं पर वक्रता त्रिज्या C होगा और इधर कहीं पर जो है सो आपका फोकस क्या होगा, F। तो इस P से लेकर के जो F की आपकी दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ F कहेंगे। और इस C से लेकर के जो आपकी दूरी है कहां तक की, P की, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या R कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पर सारा का सारा पद जो है आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है, ये बहुत बड़ा बड़ा गोला का दर्पण नहीं पढ़ना है। कांच की गोली की जैसे खोखला गोला लेना है, उसको काटना है और उससे दर्पण बनाना है। आप कांच की गोली जिससे हम लोग खेलते थे बचपन में, वो कांच की गोली लीजिए तो कितना छोटा सा होगा, और मान लीजिए कि वो खोखला गोला है, उसको काट देंगे तो कितना बड़ा दर्पण बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। उससे भी छोटा का बात करना, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को जिस दर्पण का बात करना है, वो जो दर्पण होगा वो बहुत छोटे द्वारक का दर्पण होगा, जिसका द्वारक क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हमें जो है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक टर्म हम लोग बात करेंगे, हमें बहुत छोटे द्वारक के, बहुत छोटे द्वारक के दर्पण का अध्ययन करना है, दर्पण का अध्ययन करना है। और इस अध्ययन के लिए एक पद आता है, अध्ययन करना है, मतलब अपना अभी से जितना भी दर्पण रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत छोटे द्वारक का होगा, मतलब जिसका सामने का फेस क्या होगा, बहुत छोटा। अब सोचो कि अगर बहुत छोटा द्वारक का हम लोग बात करें, बहुत छोटा द्वारक का बात करें, तो छोटा द्वारक का अगर बात करेंगे तो इसका ये कहीं ना कहीं ध्रुव हो जाएगा P, और ध्रुव से ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, इधर कहीं ना कहीं रहेगा C, इधर कहीं ना कहीं रहेगा क्या, F। अब इस दर्पण पर जितनी भी किरणें आपतित होगी, जितने भी किरणें आपतित होगी, ये किरणें मुख्य अक्ष के बहुत करीब और समानांतर रहेगी, मुख्य अक्ष के क्या होगी, बहुत करीब और समानांतर रहेगी। तो बहुत छोटे द्वारक वाले दर्पण के सामने में जो आपतित किरणें होती है, ये आपतित किरणें क्या होती है भाई, कि मुख्य अक्ष के बहुत ही करीब होती है और मुख्य अक्ष के समानांतर भी होती है। ऐसे अक्ष को जो है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे बोलते हैं, ठीक ना। पैरा एक्सियल का मतलब क्या, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है और बहुत ही करीब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल। तो अब से जब भी मैं इस शब्द का उपयोग करूं पैरा एक्सियल, मतलब आप समझ जाइएगा कि चीजें बहुत करीबी का मामला है। मामला क्या है, बहुत करीबी का है। तो डायग्राम में हम लोग इतना छोटा छोटा तो दिखाएंगे नहीं, तो डायग्राम में जब बहुत छोटा छोटा दिखाएंगे नहीं, तो भाई डायग्राम दिखाने के लिए हमेशा बड़ा मानेंगे, लेकिन जैसे ही छोटे द्वारक की बात होगी तो उसी को क्या करना है, कंप्रेस्ड कर देना है। और ये बात मान लेना है आपको क्या, कि मुख्य अक्ष के बहुत करीबी मामला में हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत छोटे द्वारक का अध्ययन करना है, जिसमें क्या होगा आपका, तो जिसमें आपतित किरणें, जिसमें जो आपकी आपतित किरणें होंगी, आपतित किरणें मुख्य अक्ष के बेहद करीब, मुख्य अक्ष के बेहद करीब एवं समानांतर होगी, बेहद करीब एवं समानांतर होगी। और बेहद करीब एवं समानांतर होगी तो इस स्थिति को हम लोग जो बोलते हैं, होगी जिन किरणों को क्या कहा जाएगा,
जिन किरणों को पैरा एक्सियल रे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पैरा एक्सियल रे, पैरा एक्सियल रे कहा जाएगा। ये बस पैरा एक्सियल रे का मतलब एक लाइन जानना कि एक ऐसा रे जो मुख्य अक्ष के बहुत ही करीब रहे और समानांतर रहे, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरा एक्सियल रे। आप लोग बचपन से जानते हैं कि अनंत से हमेशा प्रकाश की समानांतर किरणें ही आती है। अब अनंत का मतलब फिर से यहां पर वो बात नहीं सोचना है कि बहुत दूर कोई सा 7 समुंदर पार वाली बात, ऐसी नहीं। आप देखेंगे क्या कि जो आपका दर्पण है इसका वक्रता त्रिज्या कुछ ना कुछ निश्चित होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इस वक्रता त्रिज्या के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बड़ी डिस्टेंस है तो उसे हम लोग अनंत मान के चलते हैं। मान लीजिए कि अगर इसका वक्रता केंद्र 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो ध्रुव से, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का हो, तो इस 1 सेंटीमीटर के सामने में हम अगर 1 मीटर का भी जिक्र करेंगे तो वो 1 मीटर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस हो जाती है और उसको हम लोग अनंत मान के चल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? 5 मीटर का बात करेंगे तो वो भी अनंत, 10 मीटर का बात करेंगे वो भी क्या? अनंत। तो अनंत से हमेशा प्रकाश की कैसी किरणें आएगी? समानांतर किरणें। अब देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीजों का अध्ययन किया है। 2 चीजों का अध्ययन किया है। एक किस चीज का? तो एक तो भाई साहब फोकस दूरी का, एक किस चीज का? एक तो फोकस दूरी का, जिसमें इसको आप पीएफ बोल सकते हैं, और इस पीएफ को हम लोग डिनोट करते थे किससे? स्मॉल एफ से, है ना। और एक जो हम लोगों ने किया है क्या? एक किया है क्या? वक्रता त्रिज्या का। जिस वक्रता त्रिज्या में आपने क्या माना है? आर माना है, और इस डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हैं? ये पीसी के बराबर। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बचपन से ही एक संबंध पढ़ते आए हैं क्या? एफ बराबर r/2, जो कि ट्रू नहीं है, पूरा 100% ट्रू नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में उसको ट्रू ही मानना है। ये एक स्पेशल केस के लिए सही है, हमेशा के लिए ये सही नहीं है। तो हम लोग अब उसी संबंध को जानना चाहेंगे क्या कि ये f बराबर r/2 का संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, इसका सत्यता क्या है, और किस स्थिति में f बराबर r/2 होता है। तो हम लोग संबंध पढ़ने वाले हैं किसके किसके बीच में भाई? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। अब देखना कि यहां से चीजें तुम्हारी सिलेबस की शुरू हो जाती है, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक होती हैं। फोकस दूरी f, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, जिस संबंधों के बारे में अब एक एक चीज करके पढ़ेंगे, तो आप लोग एकदम ध्यान से सीखते जाइएगा। हमको किसी भी दर्पण का फोकस पता रहे या ना रहे, हमको ये बात जरूर पता रहेगी कि उसका वक्रता त्रिज्या कितना है, क्योंकि हम जिस दर्पण को काट करके बनाएंगे उसका त्रिज्या कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा, जिस खोखले गोले को आप काटेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं क्या? हम लोग मान के चलते हैं क्या कि एक अपने पास क्या है भाई? तो एक अपने पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। एक क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का जो है तो वक्रता त्रिज्या कितना है? r है। इस वक्रता त्रिज्या को कितना मानेंगे हम लोग? इस अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या को हम लोग मानेंगे कितना? कि इस दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो r है। कहने का मतलब क्या कि अगर इस दर्पण के वक्रता त्रिज्या का आप बात करेंगे, तो अगर इस दर्पण के वक्रता त्रिज्या का आप बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि ध्रुव P से लेकर के और इधर कहीं वक्रता केंद्र C होगा, तो इस C तक के दूरी को ही हम लोग क्या जानते हैं? R के नाम से, वक्रता त्रिज्या के नाम से। तो हम लोग मान लेते हैं अवतल दर्पण को लेकर के सिद्ध करना हर जगह पर कंफर्टेबल हम रहते हैं। आप लोग का मन तो उत्तल दर्पण भी लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए क्या कि हम लोग माने क्या कि माना कि एक अवतल दर्पण, माना कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। अब ध्यान से देखना कि फोकस का परिभाषा क्या कहता है। तो फोकस का परिभाषा में हम लोग 2 चीज को जोड़ेंगे। एक कि प्रकाश का परावर्तन होगा, तो परावर्तन के नियमों का पालन किया जाएगा, और दूसरी बात ये कि भाई परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलेगी
उसी बिंदु पर क्या होगा, फोकस होगा। और दूसरी बात ये कि परावर्तन के नियम में मैं आपको बताया था कि जब हम लोग गोलीय दर्पण का बात करते हैं तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। अभिलंब हमेशा गोलीय दर्पण में कहां से होकर के गुजरती है, वक्रता केंद्र से। वृत्त की एक सामान्य सी प्रॉपर्टी है, गुण है क्या, कि अगर आप वृत्त के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा से लंब डालेंगे तो वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगी। और अभिलंब भी ऐसा ही एक लंब होता है, ये भी कहां से गुजरेगी, केंद्र से होकर के। पिछले लेक्चर्स में मैंने बात की थी, जिस समय मैं प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको पढ़ा रहा था उस समय में। तो मानिए कि अगर इस पर प्रकाश की एक किरण ऐसे आपतित होती है, प्रकाश की एक किरण मान लीजिए इस पर कि ऐसे आपतित हुई, तो ये आपतित किरण का दिशा रहा। ये जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर जो हम लोग लंब डालेंगे उसी लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और गोलीय दर्पण में अभिलंब हमेशा ही कहां से होकर के गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आपको यह भी पता होगा कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इस आपतन कोण को यदि मैं थीटा मान लूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण समानांतर है, और समानांतर किरण है तो ये जो आपका अविलंब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। और तिर्यक रेखा में अगर इस कोण को मैंने थीटा माना है तो एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब प्रकाश की किरण यहां से अविलंब से जितना कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित हुआ है, इसका परावर्तन भी उतना ही कोण बनाते हुए होगा। इसका परावर्तन भी यहां से क्या होगा, उतना ही कोण बनाते हुए होगा। तो आप देखिए कि इसका परावर्तन कोण मैं बनाता हूं ये, और मान लीजिए कि ये यहां पर इस बिंदु पर आकर के कहीं मिल गया, और इस बिंदु पर कहीं पर आकर के मिल गया, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश की किरणें उसे ही क्या कहते हैं, फोकस। परावर्तन का नियम ये कहता है मेरे भाई कि आपतन कोण यदि थीटा है तो तुम्हारा जो परावर्तन कोण होगा ये भी क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यदि एक को मैंने थीटा माना तो दूसरा भी कितना, थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखना कि यहां पर अगर हम लोग बात करें C से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी का, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण का कोई भी सतह जो उसके केंद्र को मिलाएगा वो तो त्रिज्या के बराबर में ही होगा। भाई वृत्त का एक भाग है, और अगर इस वृत्त का ये वाला केंद्र है तो यहां से दर्पण के किसी भी बिंदु की दूरी ये अगर r है तो ये भी r होगा, ये भी कितना होगा, r होगा, त्रिज्या होगा। तो आप जो है सो इसमें मान लीजिए क्या कि इसमें आप ये मान लीजिए क्या कि अगर इस बिंदु का नाम हम लोग रख लें कुछ भी, मान लीजिए a, तो आप ध्यान से देखिए कि CA जो है और CP जो है ये दोनों बराबर होगा जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर में हो। CA बराबर क्या हो जाएगा आपका, CA बराबर CP, और ये दोनों ही किसके बराबर में, वक्रता त्रिज्या R के बराबर में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि हम लोग त्रिभुज का एक गुण पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज का, खास करके इस समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम कोई सा समबाहु त्रिभुज लें तो समबाहु त्रिभुज में हमने ये पढ़ा हुआ है क्या कि यदि ये समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का ये दो कोण भी क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हम लोगों को सोचना है। तो उल्टा सोचना है क्या कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर है, इसका मतलब कोणों के विपरीत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में CAF में जो आप देखिएगा, तो आप CAF में देखिएगा क्या कि CAF में आप देखिएगा क्या कि त्रिभुज CAF में आप क्या देख रहे हैं कि ACF जो एंगल है, जो एंगल ACF है वो बराबर है एंगल किसके, एंगल है बराबर CAF के। और ये दोनों एंगल जो है सो बराबर है किसके, तो ये दोनों एंगल बराबर है किसके, थीटा के।
और त्रिभुज के आप गुण से ये कह सकते हैं कि यदि दो कोण बराबर है तो बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कोण का सामने का जो भुजा होता है, हम ये बात जानते हैं क्या, हम ये बात जानते हैं क्या भाई साहब, हम जानते हैं कि त्रिभुज के बराबर कोण के सामने का भुजा, त्रिभुज के बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो सामने का अगर भुजा बराबर होगा, भुजा अगर बराबर होगा तो भुजा बराबर होगा तो भाई साहब आप ध्यान से देखिए, भुजा बराबर होता है तो ध्यान से देखिए कि इस थीटा के सामने का कोण है आपका AF और इस थीटा के कोण का सामने का जो है सो कौन सा है, CF। यानी कि AF जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, AF जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, CF के। अब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो त्रिभुज CAF है ये एक समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजा बराबर हो गई, इस बात से ये स्पष्ट हो गया क्या कि अतः जो आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है भाई, तो अतः त्रिभुज जो आपका CAF है ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम लोग भाई समान भुजा वाले शीर्ष से अगर हम तीसरे भुजा पर लंब डालते हैं तो तीसरे भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटती है। जानते हैं क्या कि अगर कोई सा समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजा वाले शीर्ष से अगर आप यहां पर लंब डालिएगा तो ये इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। सारा 9th क्लास का ज्योमेट्री है। अब अगर ये ज्योमेट्री नहीं आता है तो सॉरी टू से भाई साहब कि हमको भी नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है, आप इतना जानिए कि इतना होता है। अब देखिए कि अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान देना कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा वाले शीर्ष से, समान भुजा वाले शीर्ष से तीसरे भुजा पर, समान भुजा वाले शीर्ष से तीसरे भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, तीसरे भुजा पर डाला गया लंब क्या करता है, लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है, उसे दो बराबर भागों में बांटता है। और जब दो बराबर भागों में बांटता है तो जरा सा ध्यान देना डायग्राम में कि दो बराबर भाग में बांटेगा तो भाई यहां पर जो समान भुजा है, ये समान भुजा CF और AF है और समान भुजा वाला जो शीर्ष है, इस शीर्ष का नाम जो है तो हम लोगों ने रखा है F। और अगर इस F से हम तीसरे भुजा पर लंब डालेंगे तो तीसरे भुजा पर अगर आप लंब डालिएगा तो लंब डालने के बाद होगा क्या कि अगर इस लंब का नाम मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं कितना, M, तो A और C, A से लेकर के C तक की दूरी जो कि पहले आपके R के बराबर में थी, तो इस दूरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, R की आधी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी R की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा वाले शीर्ष से अगर हमने लंब डाला तो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटा। ये तीसरी भुजा पहले वक्ता त्रिज्या R थी जो दो बराबर भाग R/2 और R/2 में बट गई। इतना में कोई कष्ट है क्या, इतना में कोई कष्ट नहीं होगा आपको। अब देखिए कि अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो हम लोग बस इसमें जानते इतना सा बात है क्या, हम लोग जानते इतना सा बात है क्या कि भाई F से लेकर के जो P तक की दूरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और हमको F से C तक की दूरी कितनी है ये हमको पता नहीं है। इस दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब तुम देखो कि अगर CMF त्रिभुज में हम लोग बात करें
किसमें बात करें, CMF में। अगर हम लोग बात करें किसमें, त्रिभुज CMF में, तो ध्यान देना कि जब बात करेंगे त्रिभुज CMF में और CMF में अगर आप लिखना चाहें cos थीटा बराबर, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ध्यान देना कि किसी भी त्रिभुज में थीटा के सामने वाला लंब होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बच जाए वो आधार होता है। तो देखिएगा कि इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाला ये FM है, और FM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला ये CF है, ये कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब जो CM बचेगा, ये CM क्या हो जाएगा, आधार। और आधार बटा कर्ण लिखना है, इसका मतलब CM अपॉन CF लिखेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू जब हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, CM अपॉन कितना, CF। जरा सा ध्यान से देखना कि अगर हमको यहां से CM लिखना पड़े तो CM इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना, CF cos कितना थीटा लिखेंगे कि नहीं। अब जरा सा वैल्यू पुट करो तो देखो, तो CM का वैल्यू कितना है, R/2, और CF को हमने कितना माना है, X माना है। तो CM का वैल्यु अगर R/2 डालिएगा और CF का वैल्यू X डालिएगा, तो भाई साहब ध्यान से देखिएगा कि CM का वैल्यू जो आ गया आपका, वो आ गया कितना, R/2 बराबर X कितना, cos थीटा। और यदि हमको यहां से X निकालना है तो देखिए, तो इधर R/2 पहले से था, R/2 पहले से था। अब cos थीटा इधर गुना में है तो इधर कैसे आएगा, तो इसको R/2 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जरा सा अच्छा लगने के लिए आप एक चीज और देखिए कि x बराबर R/2 और 1/cos थीटा को भी आप जानते होंगे किससे, सेक थीटा के नाम से जानते होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कि यहां से ट्विस्ट देखो क्या, अब यहीं से हिट करना है कि अगर इस पूरे CP में से हम क्या करें, CF को माइनस कर लें तो हमको FP मिल जाएगा। इस पूरे CP में से हम क्या करें, इस CF को माइनस कर लें तो FP मिल जाएगा। मतलब कि अगर हमको फोकस FP लिखना है, यदि हमको फोकस दूरी लिखना है, ध्यान दीजिएगा कि यदि हमको फोकस दूरी लिखना है, नींदे में पढ़ा रहे हैं, अभी तक मुंह भी नहीं धुए हैं, तो फोकस को कुछ कुछ लिखाएगा है, ठीक ना। देखो फोकस दूरी अगर लिखना है तो फोकस दूरी किसके बराबर में है भाई, फोकस दूरी किसके बराबर में है, FP के बराबर में। और ध्यान देना कि FP को हम लोग कितना लिख सकते हैं, FP को हम लोग लिख सकते हैं पूरा का पूरा C से लेकर के P तक का डिस्टेंस और माइनस C से लेकर के F तक का डिस्टेंस। तो CP माइनस CF कितना लिख सकते हैं, CP माइनस CF। और जरा सा ध्यान देना कि ये जो x हम लोगों ने निकाला है, ये x क्या है, ये CF ही तो है। ये जो x हम लोगों ने निकाला है, ये x क्या है, CF है। और CF कितना निकाला है, R/2 सेक थीटा के बराबर में। अब देखना कि अगर ये चीज हमको लिखना है तो FP क्या है, फोकस दूरी F, ये CP क्या है, वक्रता त्रिज्या, और ये CF कितना है, R/2 सेक थीटा। अगर आप देखेंगे तो जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक्चुअल डेफिनेशन ये है, F बराबर R माइनस R/2 सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। आपके मन में अगर विचार आए कि R कॉमन कर लें तो आप कर लें 1 माइनस 1/2 सेक थीटा। अब अगर ये सेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, अब अगर ये सेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, तब जो जाकर के होगी क्या, ये R/2 होगी, और R में से R/2 जाएगा तो R/2 बचेगा, और तब जो है सो F इक्वल टू R/2 आएगा। तो जो हम लोग अभी तक गलत पढ़ रहे थे कि F इक्वल टू R/2 हमेशा सही है, ऐसा नहीं है। हमेशा सही रहने वाला जो समीकरण है ये क्या है, F बराबर R माइनस R/2 सेक थीटा। अब देखो कि अपने सिलेबस में जो बातें हैं, अपने सिलेबस की जो बातें हैं वो है क्या, तो बहुत छोटे द्वारक का दर्पण पढ़ना है। और बहुत छोटे द्वारक के लिए जो है सो क्या होगा कि जो आपका मुख्य अक्ष है और जो आपतित किरण है वो एक दूसरे के बेहद करीब होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष को जो है तो जब आप आपतित किरण के बेहद करीब लेकर के जाइएगा, तो आप देखिए कि मैं इसको आपको एनिमेशन से दिखाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि ये वाली जो किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के जैसे जैसे बेहद करीब आता जाएगा, आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये किरण यहां है, और देखना कि अगर ये किरण यहां से तुम यहां लेकर के आओगे तो यहां से जो तुम्हारा कोण होगा, ये जो कोण होगा, ये कोण क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा।
घटता चला जाएगा कि नहीं। फिर और बेहद करीब लेकर के आओगे, ये कोण क्या होगा, और घटता चला जाएगा। ये वाला कोण क्या होगा, और छोटा हो गया। देखिए धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जब ये बिंदु ए को आप एकदम खिसका करके पी के बेहद करीब ले आइएगा, तब ये कंडीशन किसकी बनेगी, पैरा एक्सियल की। और उस स्थिति में देखिएगा कि ये थीटा का मान घटते 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 जीरो होने लगेगा। कितना होने लगेगा, जीरो। देखिए यहां बड़ा है, 2 थीटा बड़ा है, 2 थीटा यहाँ छोटा हो गया, यहाँ और छोटा हो गया, और नजदीक आएंगे क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बात करेंगे, अगर हम लोग बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बात करेंगे, तो ये बिंदु ए जो है वो क्या होगी, बिंदु पी के बेहद करीब होगी। बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए ध्यान देना क्या, कि बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु ए जो होगा, बिंदु ए बिंदु पी के बेहद करीब होगा। क्या होगा, बेहद करीब होगा। और बेहद करीब होने से होगा क्या भाई साहब, कि जो थीटा है वो टेंड करने लगेगा कितना, जीरो। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा या सेक थीटा में जब थीटा जीरो टेंड कर रहा होता है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा कहां टेंड कर रहा होता है, 1 के तरफ। लेकिन प्योरली 1 नहीं है, अभी भी 1 प्योर नहीं है, अधूरा है कि नहीं, 1 टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। तो जब जब थीटा करेगा टेंड जीरो, तो भाई साहब कॉस थीटा कितना टेंड करेगा, कॉस थीटा टेंड करेगा 1, और कॉस थीटा 1 टेंड करेगा। इसका मतलब सेक थीटा भी किधर टेंड करेगा, 1। इसका मतलब हम सीधा सा बात ये कह सकते हैं क्या, कि इसका मतलब हम सीधा सा बात ये कह सकते हैं क्या, कि अगर बहुत छोटे द्वारक का बात करेंगे, तो बहुत छोटे द्वारक के लिए, बहुत छोटे द्वारक के लिए, बहुत छोटे द्वारक के लिए जो होगा, बहुत छोटे द्वारक के लिए जो आपका होगा, ये सेक थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 1 तो नहीं, लेकिन करीब करीब कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए कि इस परिभाषा में जब आप डालिएगा, तो f इक्वल टू r माइनस r/2 और इंटू सेक थीटा की जगह कितना, ये 1 एग्जैक्ट नहीं है, करीब करीब 1 है। तो जो f इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, r माइनस r/2, और तब निकल के आएगा क्या, f इक्वल टू r/2। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या ये f इक्वल टू r/2 एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसको हम लोग अभी तक गलत रखते थे हमेशा, r/2 10वीं में कैसे भी करके सिमिलरिटी से दिखा भी दिया जाता था कि बराबर है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये एक तो होता ही नहीं है, ये होता है क्या, एक स्पेशल केस है। कब का केस है, कि जब क्या हो, कि द्वारक बहुत छोटा हो, तब। बड़े द्वारक के लिए क्या होगा, f इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो f इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा हमेशा सही है, कितना भी बड़ा दर्पण ले लें, कितना भी बड़ा द्वारक ले लें। लेकिन अपने सिलेबस में जो पढ़ना है अपने को, वो बहुत छोटा द्वारक पढ़ना है। और बहुत छोटा द्वारक के लिए जो समानांतर किरणें होगी वो पैरा एक्सियल हो जाएगी। और पैरा एक्सियल में आप ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्या, कि जब पैरा एक्सियल में जो रेज होती हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब। तो बहुत करीब जब इसको लाओगे, तो पॉइंट ए भी धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। और पॉइंट ए को तुम देखो कि तुम जितना नीचे लेकर के आओगे यहां से, तो समानांतर किरणें मान लो ऐसे आई और यहां पर मिली, तो मिलेगी। तो देखो ये कोण और इस कोण में अंतर है कि नहीं है, छोटा होता गया। और एकदम करीब लेके गए, अब और छोटा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब बहुत करीब लेके आएंगे, तो ऑलमोस्ट ये कोण कितना हो जाएगा, 0, नॉट एग्जैक्ट 0। और जब थीटा 0 टेंड करेगा, तो कॉस थीटा या सेक थीटा का वैल्यू 1 के तरफ टेंड करता है। और तब जाकर के हमारी रिलेशन क्या बनती है, f इक्वल टू r/2 सेक थीटा। क्या बनती है, f इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा। और जब बहुत छोटे द्वारक का बात करते हैं, तो थीटा कहां टेंड करेगा, कॉस थीटा 1 और सेक थीटा भी कितना, 1। और जब सेक थीटा ऑलमोस्ट 1 के बराबर में होगा, तब f इक्वल टू एप्रोप्रिएट वैल्यू आएगा कितना, r/2। तो आज से हम लोगों को यही रिलेशन याद रखना है जो पीछे से पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है।
तो प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो मैं जैसे लिख के किया हूं वैसे ही आप भी प्रूफ करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। और एग्जाम में लिखते टाइम आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई भी डेरिवेशन आए तो बस यहां तक प्रूफ करके हमको छोड़ नहीं देना है, लास्ट में कंक्लूजन करके लिख देना है कि अतः किसी भी बहुत छोटे द्वारक के दर्पण का वक्ता त्रिज्या की आधी लंबाई का फोकस दूरी होता है, या फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। जो भी एक लाइन लिख दीजिएगा तो ये अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन होगा आपके लिए, और इसी को बोलते हैं आंसर क्लोज करना। और आंसर जब आपका क्लोज रहेगा तो आंसर क्लोज रहेगा तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको बेहतर नंबर दिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले दिन से पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अपने पास 2 दर्पण है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको 6 कंडीशन पढ़ना है जो 10वीं में पढ़े थे, उत्तल में 2 कंडीशन पढ़ना है जो भी 10वीं में पढ़े थे। 8 कंडीशन का डायग्राम मैं आपको अगले दिन बता दूंगा, कॉपी में आपको लिखने के लिए भी बता दूंगा कि कॉपी में कैसे लिखना है। तो अगले दिन हम लोग अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज F = R/2 का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूफ किए। आज के लिए इतना काफी है।